आप एक स्थान पे बचाव करिएगा, दूसरे स्थान पे कटाव शुरू हो जाएगा। तो एक योजना बननी चाहिए सरकार के द्वारा, एक बड़ी योजना, जिससे कि गंडक जो नदी यहाँ से गुजर रही है, उस गंडक नदी को पूरे मजबूती के साथ दोनों पार्ट को बांधा जा सके। पहले एक बड़ी बाढ़ आती थी अक्सर लोग देहात में कहते हैं कि बंधा बना दिया गया, बंधा कभी कभी टूट जाता है, बाढ़ पूरी आ जाती है। अच्छा, अब जब आती है बाढ़ तो पानी जल्दी निकल नहीं पाता है, इसलिए बंधे के का स्थायी इंतज़ाम किया जाना भी एक आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार गिरी और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं राजनीतिक सरोकार की, उन मुद्दों की जिससे सीधे जनता जुड़ी होती है। हम ऐसे मामलों की बात करते हैं जिससे राजनीति का एक अग्रसर विकास होता है। इसी कड़ी में आज हमसे बात करने के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। तमकुही राज से विधायक और यूपी के सरकार में मंत्री रहे, पूर्व में चिकित्सक रहे और अब अपना सियासत में अपना योगदान दे रहे हैं डॉक्टर पीके राय जी। सर्वप्रथम आपका आईपा में स्वागत है। और मैं जानना चाहूँगा कि आप पहले चिकित्सक थे, चिकित्सा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे थे और अचानक आप चिकित्सा के अलावा फिर बाद में आप आगे आकर आपने जनता की सेवा का जो आपने राह चुना, ये कैसे था, कैसा रहा आपका सफ़र? मैं चिकित्सक हूँ और मेरे चिकित्सकीय जीवन की शुरुआत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुही राज, जो जनपद कुशीनगर में ही है, उसका मैं पहला सरकारी चिकित्सक हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी लखनऊ की हुई है, लेकिन अपनी जन्मभूमि की मोहब्बत यहाँ पे मुझको चिकित्सक की हैसियत से भी नौकरी के दौरान में भी लेकर के आई। मैं नौकरी में रहते हुए अपने चिकित्सा संघ का, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ, जो प्रदेश के सरकारी डॉक्टरों का सबसे बड़ा संघ है, 12,000 डॉक्टरों का संघ है, उसका मैं प्रदेश महामंत्री रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ और वर्तमान समय में भी प्रदेश संरक्षक हूँ। मैं ENT सर्जन हूँ। मैं गोरखपुर जिला अस्पताल में ENT सर्जन रहा हूँ 12 साल तक। उसके बाद से मैं लखनऊ में रहा हूँ, लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल बलरामपुर हॉस्पिटल में रहा हूँ। मेरी आखिरी पोस्टिंग जो है लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में वरिष्ठ ENT सर्जन के रूप में रही है और 1996 में मैं वहाँ से शैक्षिक सेवानिवृत्ति लेकर के राजनीति में आया। आप लोगों को ताज्जुब होता है कि मैं एक क्लास 1 की नौकरी छोड़ करके राजनीति में क्यों आया हूँ। मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ। मेरे जहन में बार बार बात ये आती थी कि देश की आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी देने वाले लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि राजनीति में इतने खराब लोगों का वर्चस्व बढ़ जाएगा। और मेरे को ये समझ में आया कि मैं केवल उससे आलोचना करने मात्र भर से अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं पा सकता। मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हेड से रिटायर हुई हैं, इसलिए हम दोनों ने बैठ करके ये तय किया, वो भी पॉलिटिकल फैमिली से हैं, कि एक आदमी को विकल्प देना चाहिए। क्योंकि जनता के सामने ये समस्या थी कि सांपनाथ, नागनाथ, गोजर, बिच्छू यही लोग आते थे और साइंस का नियम है कि जब अच्छे लोग पलायन करेंगे तो वैक्यूम जो है वो खराब लोगों से भरा जाएगा। अच्छे लोगों का आना बंद हो गया था। इस नाते मैंने जनता के बीच में एक बेहतर विकल्प देने के उद्देश्य से मैं सक्रिय राजनीति में आया और मैं 1996 में पहली बार समाजवादी पार्टी से तमकुही राज, जिसका नाम पहले सवर ही हुआ करता था, उससे मैं चुनाव लड़ा। मैं प्रदेश जनरल सेक्रेटरी रहते हुए समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के संपर्क में आया था और उनसे ही पूछ करके मैं राजनीति में आया और उनके ही सिंबल से मैं पहला चुनाव 1996 का लड़ा। मैं चुनाव हार गया। मुझसे आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने चुनाव की सभा में एक बार पूछा था मुझसे कि अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो आप इसको किस रूप में लेंगे। मैंने उनसे कहा था कि मैं चुनाव हार जाऊंगा तो इसका दुख मुझे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इस बात का दुख मुझे ज़्यादा होगा कि मेरी तरह जो दूसरे लोग देख रहे होंगे, क्योंकि मुझको भी बहुत लोगों ने मना किया था कि डॉक्टर साहब कहाँ इसमें जा रहे हैं, जो देख रहे होंगे कि हमें भी आगे निकल करके और समाज को एक बेहतर विकल्प देने के लिए सामने आना चाहिए, उन लोगों के कदम ठिठक जाएंगे और उनके कदम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इस बात की मुझको तकलीफ़ होगी।
मैं चुनाव हारा, और हारा भी कैसे? 19 नंबर पे था। चौथे नंबर पे रहने के बावजूद मैंने हार को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैंने ये माना कि जनता ठगी गई है, जनता का विश्वास नेताओं के प्रति उठ गया है। इसलिए मुझे भी उसी जमात में जनता ने समझा है। मैं शायद जनता को अपने बारे में नहीं समझा पाया कि मैं राजनीति में किसी दूसरे नियत से आया हूँ, मैं राजनीति को व्यवसाय मान करके नहीं आया हूँ। और इस वजह से मैं 1 हफ्ते के बाद ही इस क्षेत्र में आ गया। और विडंबना देखिए कि 1996 में जब चुनाव में हारता हूँ, तो उसके बाद सीधे चुनाव 2002 में होता है, और उसके पहले 1993 में चुनाव हुआ, 1991 में चुनाव हुआ, और 89 में चुनाव हुआ। लेकिन मेरे हारने के बाद मुझे 5.5 साल तक इस विधानसभा क्षेत्र में प्रैक्टिस मैंने छोड़ दिया। मैं अच्छा ENT सर्जन था, मैं 2-2 महीने बाद की डेट दिया करता था, लेकिन चैम्बर उसके बाद से मेरा बंद हो गया। और मेरा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति एक काम ही ईमानदारी से कर सकता है। अगर वो कई काम करना चाहेगा तो उस काम में क्वालिटी नहीं रह पाएगी। लिहाजा मैं उसके बाद से चला आया इस इलाके में, और मैं लोगों के बीच में चलता रहा। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, स्वयं में जो हुनर है उस हुनर से भी लोगों की मदद किया। मैं SGPGI इंस्टीट्यूट बॉडी का मेंबर था। इस तरीके से लोगों के लिए आंदोलन करने का काम, आज भी मुकदमे मेरे ऊपर चल रहे हैं। गन्ना आंदोलन के लिए मैंने रेल रोका था, आज मुकदमा चल रहा है। कई मुकदमे मेरे ऊपर चले, जेल भी गया हूँ। तो इस तरीके से संघर्षों के माध्यम से मेरे सामने चुनौती थी कि जनता के मन में ये विश्वास व्याप्त हो कि डॉक्टर PK राय जो आए हैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, वो रोजगार के लिए नहीं आए हैं, वो जनता को ठगने, लूटने और धोखा देने के लिए नहीं आए हैं। और मैंने अपने व्यवहार, अपने विचार से मैंने इस मुकाम को हासिल किया। और पॉजिटिव वोट की उत्पत्ति था कि 2002 के चुनाव में मैं 465 वोट से चुनाव को जीता हूँ। मैं विधानसभा में मैंने एक अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया, पहली कतार में रह करके अच्छे पार्लियामेंट्री के रूप में मैं रहा। और साथ ही साथ मैं 5 देशों के कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के तहत मैं 5 देशों के दौरे पे भी गया था। मैं इस तरह से अपनी पहचान एक अलग रूप में बनाया मैंने। 2007 में जब मैं चुनाव लड़ा हूँ, विकास के काम मैंने इतने किए कि मैं गिनाने लायक नहीं है। चाहे ये पिपरा घाट का पुल है, चाहे चौबिया घाट का पुल है, चाहे पांडेपट्टी का पुल है, वो चाहे पचरुखिया का पुल है, फिर नरहवा वाला पुल बना, वो भी मेरे ही प्रयास से बना है। तो पुलों का, सड़कों का और स्कूलों मदरसों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद देने का काम किया। मैं 2007 में जब चुनाव लड़ा मैं, तो आपको जान के ताज्जुब होगा और खुशी भी होगी कि मैंने जिस ईमानदारी के साथ 5 साल विधायकी किया था, मैंने मंचों के माध्यम से कहा कि मैं केवल आपसे इतना कहता हूं कि आप न्याय की देवी की तरफ फैसला करिएगा। न्याय की देवी की आंखों पट्टी बंधी रहती है, तर्कों के आधार पर वो फैसला करती है, गुणदोष के आधार पर फैसला करती है, जिसका पलड़ा भारी होता है उसके पक्ष में फैसला करती है। मैंने 3 साल में जो काम किया है, अगर 30 साल का काम इसके ऊपर भारी होगा तो आप हमको वोट मत दीजिएगा, लेकिन मेरा 3 साल अगर 30 साल पे भारी होगा तो मुझे आपका वोट का मैं हकदार हूँ, मुझे वोट देना चाहिए। और मैं उस बार जब चुनाव में लड़ा, चुनाव जीता, तो 8,500-9 हज़ार वोट से जीता था, जबकि उसमें समाजवादी पार्टी की कोई लहर नहीं थी। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना। उसके बाद से 4 साल तक मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, और मैंने उस कुर्सी की पहचान बनाने का काम किया है। मैं एक से एक वरिष्ठ IAS अधिकारियों को उस कमेटी के अंदर मैंने बुलाने का और जनहित के मुद्दों को उठाने का और जनहित के मुद्दों को के ऊपर निर्णय लेने का भी उनको लोगों से मैंने उनको निर्देशित किया। और विधानसभा में भी सारे मुद्दों को मैंने, विधानसभा में अपनी सरकार एक बार थी, 2007 के पहले की बात बता रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए सरकार बनी हुई थी। अपनी सरकार में एक मैंने मुद्दा उठाया था कि सदन का ये निश्चित मत है कि प्रदेश के गरीब और गंभीर रोगियों का इलाज सरकारी खर्च पे किया जाए। जिस समय मेरा ये प्रस्ताव सरकारी पक्ष का था मैं, लेकिन प्रस्ताव स्वीकार हो गया। और जिस दिन ये प्रस्ताव आया, मेरे ऊपर सत्ताधारी दल जिस दल में था मैं, उस दल के बड़े नेताओं का दबाव पड़ने लगा कि साहब इस प्रस्ताव को आप वापस ले लीजिए। मैंने कहा क्यों? कहें इस प्रस्ताव का जवाब हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। मैंने कहा बोलने की तो आज़ादी है। मैंने उस पर कहा था इस बात को सदन में कि हम सभी लोग गरीबों की सेवा का संकल्प लेकर के आते हैं, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि वो व्यक्ति जो गरीब है,
जो गुर्दे के रोग से पीड़ित है, जो कैंसर से पीड़ित है, जो हार्ट रोग से पीड़ित है, उस रोगी के इलाज के लिए किसी तरह का भी कोई इंतज़ाम सरकार ने नहीं किया है। विधायकों को विधायक निधि मिलती है, उस विधायक निधि से खड़ंजा बना सकते हैं, पुल बना सकते हैं, बिजली दे सकते हैं, स्कूल को दे सकते हैं, लेकिन जिस इंसानी ज़िंदगी को के लिए सारे इंतजामात हैं, उस इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए विधायक के पास एक धेले का भी अधिकार नहीं है, सिवाय इसके कि वो चिट्ठी लिख दे प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास। लिहाजा मेरा ये निश्चित मत है कि विधायक निधि में से एक धनराशि निश्चित की जानी चाहिए, जिससे कि वो अपने क्षेत्र के गरीब और गंभीर मरीजों के लिए इलाज के लिए सीधे तौर पे संस्था को पैसा उमुक्त कर सके। उस समय तो खैर इस पर स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन बाद में ये निर्णय ले आया, बाद में ये सरकार ने माना और आज की तारीख में संभवतः, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता है, संभवतः 5 लाख या 25 लाख रुपया इस बात के लिए चिन्हित किया गया है कि अपने क्षेत्र के गरीब और गंभीर रोगियों का इलाज के लिए आप सीधे तौर पे, चाहे जिस इंस्टीट्यूशन में उसका इलाज चल रहा है, CPGI में हो, KGMC में हो, BRD में हो, जिला अस्पताल में जहाँ पे भी हो, वहाँ के लिए उमुक्त कर सकते हैं। आपके हिसाब से आपने जो भी अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में मुझे बताया और इस आईपा को देखने वाले लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये तमकुहीराज विधानसभा है। आपने बताया भी और ऐसा कहा जाता है जंगल पार्टी का ये जगह रहा है, आतंक का समय हुआ करता था। अभी की सरकार में यहाँ की स्थिति क्या है और अभी वर्तमान में इन जगहों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, हम जानना चाहेंगे और हमारे देखने वाले जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पहले समस्या जो थी वो गन्ना, गंडक, गरीबी और जंगल पार्टी। आज की तारीख में जंगल पार्टी का सफाया हो चुका है, या जंगल पार्टी के जो सरगना लोग थे उन सारे लोगों ने सरेंडर कर लिया है। इसका श्रेय जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, बगल में बिहार में नीतीश कुमार जी की जो सरकार रही है उनको भी जाता है। दूसरा, जो गन्ना की समस्या है, गन्ना यहाँ की पहली नकदी फसल है, गन्ने का संबंध यहाँ की रोटी बोटी से है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के नाते भले ही, जैसे इस बार हुआ है कि अतिवृष्टि के कारण गन्ने की फसल प्रभावित हुई है, यहाँ पे गन्ना जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के द्वारा गन्ने की पेराई पूरे समय तक की जाती है और भुगतान भी इसका इस फैक्ट्री के द्वारा ठीक से किया जाता है। गंडक की वजह से बंधे को खतरा हमेशा बना रहता था, बना है भी अभी, क्योंकि गंडक नदी का स्वभाव ऐसा है कि जहाँ भी बचाव कार्य, मेरा अब तक का 25 साल का ये तजुर्बा है इस गंडक नदी को पढ़ने का, कि जहाँ जब कभी भी कहीं आप इंतज़ाम करते हैं, अगर अमवा दिगर साइड में करिएगा तो वो अहिरदान साइड में कटान शुरू हो जाएगा, आप एक स्थान पे बचाव करिएगा दूसरे स्थान पे कटाव शुरू हो जाएगा। तो एक योजना बननी चाहिए सरकार के द्वारा, एक बड़ी योजना, जिससे कि गंडक जो नदी यहाँ से गुजर रही है उस गंडक नदी को पूरे मजबूती के साथ दोनों पार्ट को बांधा जा सके। पहले एक बाढ़ आती थी, अक्सर लोग देहात में कहते हैं कि बंधा बना दिया गया, बंधा कभी कभी टूट जाता है, बाढ़ पूरी आ जाती है। अच्छा, अब जब आती है बाढ़ तो पानी जल्दी निकल नहीं पाता है, इसलिए बंधे के का स्थायी इंतज़ाम किया जाना भी एक आवश्यकता है। वह सरकार से जब भी कोई मौका मिलेगा, मैं पहले से भी कहता रहा हूँ, उस बात को भी उठाने का काम करूँगा। दूसरा, ये बहुत गरीब इलाका है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्या यहाँ पे रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मैं समझता हूँ कि जितना मैंने देखा है, जिस गांव में जाइए हर जगह पे अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कार्ड की पात्रता श्रेणी में है और पात्रता श्रेणी में रहने के बावजूद वो वंचित है, क्योंकि उनको BPL कार्ड नहीं मिला हुआ है। मैं पहले भी सदन में सवाल उठाया था और आज भी मैं समझता हूँ कि जो भी सर्वे हुआ उस सर्वे में बहुत से पात्र लोग छूट गए हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत का सर्वे हुआ हो, आर्थिक सामाजिक जनगणना का सर्वे हुआ हो, उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उस जो मानक उसके है उस मानक को पूरा करते हैं, लेकिन मानक को पूरा करने के बावजूद भी उनका नाम सूची में नहीं आया है, जिसकी वजह से वो सरकार की द्वारा मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से आज वंचित है। तो निश्चित तौर पे सरकार को एक फिर से व्यापक सर्वे
पूरे पूरे बुनियादी के साथ, पूरी जानकारी के साथ, क्योंकि जो सर्वे पहले हुए हैं, हो सकता है उस सर्वे के बारे में लोगों को जानकारी न हुई हो, इस वजह से बहुत से पात्र लोग उससे वंचित रह गए हों, वो किए जाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में काफ़ी सुधार हुआ है। बाकी यहाँ पे सड़कों का सवाल है। सड़कों से विकास जुड़ा हुआ है। तो जो सड़कें हैं, सड़कें बन रही हैं, सड़कें गुणवत्तापूर्ण बन रही हैं, लेकिन और ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी ये आईपा का एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें हम आप जैसे समाज सेवियों के पास जाकर आपका हम राय जानते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं, जनता से आपके बीच की जो संबंध है उसको स्थापित करते हैं। तो ये आईपा का मुहिम कैसा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छा मुहिम है। देखिए, अच्छा मुहिम मैं इसलिए कहूँगा कि मेरा अपना मानना है कि जनता को जागरूक किया जाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। वो कम से कम इस बात का आकलन कर सके कि कौन हमारी प्रतिनिधित्व करने का पात्र है, कौन नहीं है। जाति राजनीति जो वर्चस्व हासिल करती जा रही है, जब तक उससे निजात नहीं दिलाया जाएगा, तब तक कोई भी बहुत सार्थक प्रयास कारगर नहीं हो पाएगा। इसलिए आईपा ने अगर प्रयास किया है, अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना मानना ये है, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि सराहना अच्छे लोगों की होती है। जब मैं राजनीति में जब आया और पहली बार जब मैं चुनाव जीता 2002 में, तो व्यापारी लोगों ने मेरा अभिनंदन किया था और मुझसे लोगों ने कहा कि आप क्या क्या करेंगे। मैंने कहा, देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि मेरा मैच जिंदा रहे और मैं वोट हासिल करने के लिए मैं अपने उसूलों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करूं। तो आज की तारीख में वोट हासिल करने के लिए जो भी नेतृत्व करने के लिए आ रहे हैं लोग, वो किसी सीमा तक चले जा रहे हैं। इसके ऊपर रोक कैसे लगेगी, ये आईपा के लोगों को विचार करना चाहिए। प्रबुद्ध लोग के लोग हैं लोग, क्योंकि साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन को दूषित करने का सिलसिला चल गया है, उसके ऊपर जब तक विराम नहीं लगेगा, तब तक जनहित के बहुत बड़े फैसले किसी भी हुकूमत के लिए ले पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। निश्चित तौर पर आपके द्वारा दिए गए सभी सुझाव काफ़ी हम लोग के कारगर साबित होंगे। हम बात कर रहे थे डॉक्टर पीके राय जी से, जो कि तमकुही के सेवरही, जो कि पूर्व में था, अभी वर्तमान में तमकुही आज विधानसभा हो गया है। यहाँ से आप विधायक रहे, यूपी के सरकार में मंत्री रहे और आप डॉक्टर भी हैं, डॉक्टरी के क्षेत्र में लोगों की सेवा देते हैं। तो इन्होंने जो भी समस्याएं बताई और इसके निवारण के सुझाव भी बताए। इसी कड़ी में हम आगे भी चलेंगे और अन्य जनप्रतिनिधियों से या समाज को आगे ले जाने वाले व्यक्तियों से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आईपा। नमस्कार।